ये जो आज की हमारी ये क्लास है, ये क्लास आप देख रहे हैं बेसिकली एमपीपीएससी की। और बच्चों का जो रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है, आप लोगों का जो आपने आंसर की अभी चेक किया है, काफी पॉजिटिव आ रहा है। लगभग लगभग सभी लोग फाइट कर रहे हो अपनी कैटेगरीज में। अब डिपेंड होता है कि भाई आपका जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, इन सभी के बारे में, कट ऑफ को लेकर और प्रश्नों का विश्लेषण को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे शाम की 7 to 8 वाली क्लास में। ठीक है, समाज कार्य के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और किन प्रश्नों पर आपको कॉमन नंबर वगैरह मिलेंगे यूजीसी नेट का। और यदि किसी बच्चे का अगर यूजीसी नेट यहाँ पर क्रैक होगा, अच्छा किसी क्या यहाँ पे लगभग लगभग बताओ, लगभग 90% बच्चों का कवर होगा यूजीसी नेट, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि तुरंत एमपीपीएससी का आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि एक गोल्डन चांस है ये आप सबके लिए। ठीक है, एक बार अप्लाई जरूर करके देखिए और एग्जाम में बैठिए आप लोग। ठीक है, काफी वैकेंसीज भी निकाली गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और आज हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं समाज कार्य में, वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 आप देख रहे हैं आपके सामने है। और हम अंतः क्रियावादी सिद्धांत पे बात कर रहे थे। कल हम लोगों ने बात किया था मैक्स वेबर के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेरेटो। फिर उसके बाद हम लोग सर ये रिकॉर्डेड क्लास है जी, कल की क्लास में रिकॉर्डिंग क्लास थी जी। आज की, ये रिकॉर्डेड क्लास है सर। हाँ, आज की भी ये रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस है। केवल एक दिन की रिकॉर्डेड क्लासेस, ये आज की भी रिकॉर्डेड क्लासेस है। जिस दिन रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहेगी मैं आपको शुरुआत में ही बता दूंगा। ठीक है, शुरुआत में ही जी जी जी। पैरेटो है। फिर उसके बाद प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसमें दो विद्वान का नाम आता है, एक जीएच मीट का नाम आता है, एक ब्लूमर का नाम आता है। यूजीसी नेट में जो प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावादी के से प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीएच मीड का नाम आता है। और जो एमपीपीएससी में ज्यादातर और सोशियोलॉजी में जो ज्यादा पूछा जाता है वो हर्बर्ट ब्लूमर का नाम आता है। अभी इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। इनकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है। फिर उसके बाद देखेंगे संघर्ष का सिद्धांत, और ये कल की क्लास में आप लोग देखेंगे संघर्ष का सिद्धांत के बारे में। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए विल्फ्रेड जो है पेरेटो एक इटली के विद्वान है। ये समाजशास्त्री है और अर्थशास्त्री है, राजनीति शास्त्र के, और साथ ही साथ दार्शनिक भी हैं। तो इनका नाम बेसिकली हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र में भी, अर्थशास्त्र में भी, राजनीति शास्त्र में भी और दर्शन में भी हम लोग इनका नाम देखते हैं, विल्फ्रेडो पेरेटो का नाम। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय समाजशास्त्र के आधार पर समाज कार्य के बारे में, तो आपको ये नाम जरूर ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र में भी इनका नाम आता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो अगर योगदान की बात करेगा तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, अर्थशास्त्र में आता है। लेकिन आपको बता दो, अगर यहाँ पे विल्फ्रेड पेरेटो, कौटिल्य और अत्मसेन का नाम आता है तो यहाँ पे ये पीछे रह जाते हैं। पेरेटो जनक वगैरह के रूप में अगर बात करें, मुख्य भूमिका के रूप में अत्मसेन का नाम आता है, कौटिल्य के नाम हमें देखने को मिलता है अर्थशास्त्र। वहीं अगर हम जिक्र करते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं, कोर्स द इकोनॉमिक्स जो है पॉलिटिक्स, एक किताब आई सन 1896 की। लेस सिस्टम सोशोलॉजी, सिस्टम या सोशोलॉजिकल सिस्टम है, ये किताब सन 1902 में आई। अभी मैं बताऊंगा इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। और फिर मैनुअल दी इकोनॉमिया पॉलिटिका जो करके किताब आई 1906 में आई, और इसका फ्रेंच रूपांतरण हुआ मैनुअल दी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक करके, वो 1909 में। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर जो फ्रेंच में रूपांतरण हुआ है एक प्रकार से, ये कब रूपांतरण हुआ है तो 3 साल बाद रूपांतरण हुआ था, तो 1909 में हुआ था। ये पेपर में बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा 1909 आप लगाइएगा। ट्रेटे जो है, ट्रेटे तो दी सोशलो या सोशोलॉजी जनरल सन 1907 से लेकर 1912 के बीच में ये किताब आई। बेसिकली अंग्रेजी भाषाविद इसे स्ट्रीट्स सन 1916 में इसका नाम से जानते हैं। यानी 1916 में इसी किताब को अगर हम बात करें, सोशियोलॉजिया जनरल करके जो किताब है, इसी किताब को कहा गया ट्रेटीज कहा गया। और ये अंग्रेजी भाषाविद के विद्वान लोगों ने कहा है सन 1916 में इस नाम से इसको जाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1916 में किस नाम से जाना गया, ट्रीटीज करके नाम जाना गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रीटाइज का अंग्रेजी रूपांतरण मस्तिष्क एवं समाज का नाम प्रकाशित हुआ। तो 1916 में आप ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क और समाज के बारे में अगर जिक्र होगा
तो नाम आएगा आप लोगों का विल्फ्रेडो पैरेटो का नाम। कोड जो है कैटी ई टियोरी सन 1920 लगाइएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन डी ला डिमार्जिया सन 1921। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ भी मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश में वही किताबें हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, मैनुअल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी करके सन 1906, नाम परिवर्तित हुआ 1909 में, ये ध्यान रखिएगा। द माइंड एंड सोसाइटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अभी भी आपको बताया, मस्तिष्क और समाज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये 1916 वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बात करते हैं कार्सो दी इकोनॉमिया पॉलिटिया करके, ये 1896 की है। और द राइज एंड फॉल द एथिक्स करके है 1991 में, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी करके आई 1984 में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट के रूप में, तो आपका माइंड एंड सोसाइटी वाला इंपॉर्टेंट है, और मैनुअल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक वाला, और इसका जो नाम परिवर्तित हुआ, रूपांतरित हुआ फ्रेंच में, वो 1909 में आप ध्यान रखेंगे। और एक आप नाम याद रखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट के रूप में, ये द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पैरेटो का एक अभिजनों के परिभ्रमण का सिद्धांत है। पैरेटो का नाम अगर पेपर में सवाल भी बनता है तो अभिजनों के परिभ्रमण का सिद्धांत से बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पैरेटो का ये सिद्धांत दिया गया था, तो पेपर में सवाल आएगा अभिजनों के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है, तो विल्फ्रेड पैरेटो का नाम आता है, आप वहां पर क्लिक करिए। वही बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम जिक्र करेंगे किताबों के बारे में, देखिए यहाँ पे जो माइंड एंड सोसाइटी की किताब थी, जहाँ अभिजनों की किताब में बात कर रहा हूँ, अभिजनों के परिभ्रमण के सिद्धांत में, तो इसी किताब में जिक्र किया गया था, माइंड एंड सोसाइटी वाली किताब में। और इसमें कहा गया कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, और अभिजनों के परिभ्रमण के सिद्धांत के नाम से ये जाना गया। और इन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में होने वाले जो परिवर्तन है उस पर चर्चा इन्होंने किया है। तो जो अभिजनों के परिभ्रमण की बात कही गई है उसमें आप ध्यान रखेंगे आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में होने वाले जो परिवर्तन है उस पर इन्होंने बातचीत किया है। लेकिन जो मुख्य ध्यान इनका था पैरेटो महोदय का, वो राजनीतिक क्षेत्र था। तो पेपर में मैं बेसिकली एलिमेंट करवा देता हूं कि जब राजनीति वाला क्षेत्र है तो उसे आप एलिमेंट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पैरेटो नाम आ रहा है तो राजनीति वाले क्षेत्र को आप प्राथमिकता, फिर आप वहां पर प्राथमिकता दीजिए। पैरेटो के अकॉर्डिंग कहा गया कि परिवर्तन केवल क्रांति द्वारा शासक को बदलने से ही नहीं आता, बल्कि अभिजनों के परिभ्रमण से ही आता है, ठीक है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण समाज में राजनीतिक सत्ता के लिए होने वाला संघर्ष माना है, और उनके अनुसार प्रत्येक समाज के दो समूह पाए जाते हैं, एक है अभिजन, दूसरा है जनसाधारण। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, अभिजनों के परिभ्रमण में जो इन्होंने परिवर्तन की बात किया है, राजनीतिक क्षेत्र को केंद्र माना है। और पैरेटो ने यहाँ पे एक बात कहा कि सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य रीजन होगा वो समाज के राजनीतिक सत्ता होगी। समाज की राजनीतिक सत्ता इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पैरेटो का नाम लिखिए और वहां पर एरो बनाकर लिख लीजिए, समाज जो है समाज में राजनीतिक सत्ता, और उनमें होने वाला जो संघर्ष है उस पर इन्होंने माना है। और प्रत्येक समाज में दो समूह पाए जाते हैं, एक अभिजन वाला और एक जनसाधारण वाला, इसको आपको ध्यान रखना है। अभिजन और जनसाधारण दो समूह बताया है इन्होंने, राजनीतिक सत्ता, समाज में जो पाए जाते हैं, दो संघर्ष पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो मेन मुख्य बिंदु है वो राजनीतिक क्षेत्र है पैरेटो का, ये भी ध्यान। तीन बातें इस स्लाइड से आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, पैरेटो। हम स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है साफ क्या, और जूम कर दूं, बताइए एक बार। जूम कर दीजिए सर, थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर। आप क्लियर है? जी सर। थोड़ा सा आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर दीजिएगा, और रोटेट करके जब करेंगे आप तो उसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, आप यहाँ से भी जूम हो जाएगा अपने फोन में। यहाँ पे देखिए पैरेटो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो व्यक्ति जो समाज में एक निश्चित क्षेत्र के विशेष क्षमता से युक्त होते हैं और उच्च स्थान धारण करते हैं उसे ही अभिजन कहते हैं। पेपर में सवाल बना अभिजन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि समाज के एक निश्चित क्षेत्र में जो विशेष क्षमता से युक्त होते हैं
और या आप ये कह लीजिए कि उच्च स्थान धारण करते हैं, जो उसे अभिजन कहते हैं या कुलीन जन कहते हैं। आगे बात करते हैं जनसाधारण के अंतर्गत पैरेटो ने श्रमिकों, एक मिनट सर अभी 7 बजे क्लास अटेंड बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ देखिए जो है उच्च स्थान धारण करने वाले, अच्छा ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर अभिजन शब्द, देखो सोशल वर्क में सामाजिक क्रिया जब आप लोग पढ़ते थे तो एक आप लोगों को अभिजात एक शब्द मिलता था और एक लोकप्रिय शब्द मिलता था, शायद याद आ रहा होगा आप लोगों को, जो पुराने स्टूडेंट होंगे। मैं आपको बता दूं कि वो सामाजिक क्रिया का प्रारूप था जिस तरीके से विट्रो ने 1984 में 2 भागों में डिवाइड किया था। वही शब्द अगर आप यहाँ पे सोचेंगे विल्फ्रेड पैरेटो में भी ना, तो भी बातें आपकी सामान्य लगेंगी। मैंने आपसे कहा है कि कोई चीजें ना एक दूसरे से रिलेट करके जब आप पढ़ें, आप उस चीज को समझे, तो आपको प्रश्न आसान लगने लगेंगे। मैंने कल ही प्रश्न देखा, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट भी दिया था कि बहुत ही इजी सवाल आए, और बच्चों के जिस तरीके से है उस तरीके से बच्चों ने भी बताया कि भाई अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा है, और नंबर मिलेंगे आपको, और ये आपको और नंबर दिए जाएंगे, है ना। मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग जरूर वहां पे क्लेम करिएगा। आज हम लोग विश्लेषण करेंगे प्रश्नों पर, क्लेम करेंगे तो ही आपको वहां पे रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। और सोशल वर्क के ज्यादा स्टूडेंट है नहीं, है ना? हम ही सब हैं और कोई है नहीं ज्यादा स्टूडेंट, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो उच्च जो स्थान धारण करते हैं उसी को अभिजन कहते हैं, उसी को कुलीन जन कहा जाता है। और जन साधारण के अंतर्गत पैरेटो ने श्रमिकों और सामान्य कर्मचारियों तथा अपने मेहनत से जीवन यापन करने वाले जो सामान्य व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, उसे हम लोग किस शब्द में रिलेट करते हैं? जन साधारण में रिलेट करते हैं, जन साधारण में। पैरेटो ने अभिजन को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है। पैरेटो ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पेपर में हमसे पूछा जाता है। एक है शासकीय अभिजन और एक है गैर शासकीय अभिजन। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए एक एक लाइन में क्या होता है, ये आपका पैरेटो कंप्लीट हो जाएगा। शासकीय अभिजन वे लोग हैं जो वर्तमान समय में सत्ता है, ध्यान सुनिएगा, एक शासकीय है एक गैर शासकीय है। और शासकीय वो होता है जो वर्तमान समय को रिलेट करता है, उस वर्तमान समय में सत्ता, सत्ता का मतलब आपको पता होगा अधिकार, जो वर्तमान समय में अधिकार है। और गैर शासकीय अभिजन वे लोग होते हैं जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, उसको हम गैर शासकीय अभिजन कह सकते हैं। तो लेकिन किसी न किसी रूप में शासन और सरकार पर अपना कुछ प्रभाव अवश्य बनाए हुए हैं। वर्तमान समय में इसे समझना चाहें कि जिस पार्टी के लोग सरकार में हैं वे शासकीय अभिजन है, और जिस पार्टी के लोग विपक्ष में वे गैर शासकीय अभिजन है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा शब्द है भाई, मैंने आपको बताया ना, एक पक्ष एक विपक्ष, इससे सरल पैरेटो का हो ही नहीं सकता कौन, है ना। ध्यान रखिएगा, पैरेटो के अकॉर्डिंग और कहा, पैरेटो ने कहा कि शासकीय अभिजन समाज के निम्न वर्ग या सामान्य जनों के योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने वर्ग में आने से रोकता है। ध्यान से सुनिए, जो शासकीय अभिजन वाला शब्द है, यह समाज के निम्न वर्ग या सामान्य जनों के योग्य या प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने वर्ग में आने से रोकता है। और जब अपने वर्ग में आने से रोकता है तो वह पार्ट आपका शासकीय अभिजन कहलाता है, और जिससे समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है और समाज में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और इसी असंतुलन को दूर करना है आपको। उनको दूर करने के लिए तीव्र है ये, तीव्र, ठीक है, याद रखेंगे, तीव्र, यहाँ पे बा नहीं होगा, वाह होगा। तीव्र सामाजिक परिवर्तन या क्रांति द्वारा धीरे धीरे पुराने अभिजनों के स्थान नए योग्य व्यक्तियों द्वारा ले लिया जाता है। और जहां जन साधारण के कुछ लोग अभिजन में प्रवेश कर जाते हैं, वही एक अवस्था के बाद अभिजन के कुछ लोग गुणों की कमी के कारण जन साधारण की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए पैरेटो लिखते हैं कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। ध्यान रखेंगे, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान रखें। तो शासक
जो अभिजन वर्ग है वो निम्न और सामान्य जन के योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अपने वर्ग में आने से रोकता है ना। ऑलरेडी वो सत्ता में है, इस वजह से ऐसा ये कर सकता है, जिससे समाज का संतुलन फिर बिगड़ जाता है, जिससे समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। आप यहाँ पे ये भी चीजें सोच सकते हैं कि आज वर्तमान समय में जो भ्रष्टाचार है, जो चीजें फैली हुई है, एक सामर्थ्य व्यक्ति, एक सामर्थ्य टीचर, एक सामर्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता के चुनाव, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क में हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, नहीं हो पाता है। शासकीय अभिजन में बताता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सत्ता, अच्छा सत्ता आप इसलिए कह सकते हो वहां पे उनके लिए, क्योंकि वो एक प्रकार से धांधली कर रहे हैं, अपने अनुसार चुनाव कर रहे हैं। जो योग्य है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो आ ही नहीं पा रहा है, उनको रोक देते हैं वो लोग, है ना। तो ये पैरेटो का एक प्रकार से रिलेट करता है शासकीय अभिजन। तो अब आप बता दीजिएगा कि शासकीय अभिजन में पैरेटो का क्या कहने का तात्पर्य है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। वहीं अगर हम बात करते हैं तो और भी तथ्य हमारे सामने अभी आएंगे, जैसे यहां देखते हैं, स्क्रीन क्लियर है ना? ठीक है। यस सर। पैरेटो ने फिर कहा कि दोनों ही समूह के लोग स्थिर नहीं हैं। अभिजन व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता से खो देता है। अभिजन व्यक्ति जो होता है, जब अपनी क्षमता और योग्यता खो देता है तो उसका जन साधारण में पतन हो जाता है, और अभिजन के खालीपन को भरने के लिए जन साधारण का बुद्धिमान एवं कुशल व्यक्ति अभिजन में शामिल हो जाता है। लेकिन अभिजन का परिभ्रमण शासकीय और गैर शासकीय वर्गों के बीच ही होता है। इसी परिवर्तन को पैरेटो ने अभिजनों का परिभ्रमण कहा, और इस परिवर्तन से सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन दिखाई देता है। पैरेटो ने राजनीति क्षेत्र में अभिजन के शासन को मनोवैज्ञानिक आधार पर विश्लेषित किया, जिसे अगर हम बात करें तो मैकियावेली ने शेर यानी लॉयन और लोमड़ी यानी फॉक्स से संबोधित किया। आप ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में सवाल बनता है और बनाया भी जा सकता है एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए। ध्यान रखनी है कि जो मैकियावेली है, इसने संबोधन किया है राजनीतिक क्षेत्र में अभिजन शासन को लेकर, दो शब्दों पर संबोधित किया है, एक लॉयन और दूसरा फॉक्स। ये दो शब्द याद रखिए। अब पैरेटो ने शेर के अभिजन, ध्यान सुनिएगा, शेर वे अभिजन हैं जिनमें रूढ़िवादी विचारधारा हावी होती है और रूढ़िवादी होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर बलपूर्वक और कठोर शासन करते हैं, और ये बात लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, यहां बात रूढ़िवादी होने का कारण बताता है, ये रूढ़िवादी का कारण बताता है। रूढ़िवादी होने का कारण आवश्यकता पड़ने पर बलपूर्वक और कठोर शासन भी होता है, यह है रूढ़िवादी। जबकि लोमड़ी के अंतर्गत अभिजन शामिल है जो तोड़ जोड़ और चतुराई का शासन करता है। ये लोमड़ी से रिप्रेजेंट किया अभिजन में, किसने? मैकियावेली ने। और इसी के शासन में लचीलापन भी होता है, अतः कभी शेर मानसिकता के लोग भी, कभी लोमड़ी मानसिकता के लोग भी शासन करते हैं, और इस तरह का यह जो है चक्र चलता रहता है। यह एक प्रकार से राजनीति में बताया जाता है अभिजन का शासन। और अभिजन शासन में दो बात होती है, एक शासकीय और एक गैर शासकीय। आर्थिक क्षेत्रों में भी दो तरह के अभिजन, निश्चित आय वाला एवं अगर हम बात करें आपसे तो एक शब्द देख रहे हैं स्टोरिया होते हैं, और जिनके बीच आर्थिक चक्र का परिवर्तन होता रहता है। निश्चित आय वाला वर्ग पूंजी बढ़ाने का जोखिम नहीं लेना चाहता है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टोरिया संभावनाओं का और अवसर का लाभ उठाना चाहता है। अच्छा, ये ध्यान रखिए, संभावनाओं और अवसर का लाभ कौन उठाता है? तो ये स्टोरिया उठाता है। ठीक है, स्टोरिया उठाता है संभावनाओं और अवसर का लाभ, और इसकी प्रवृत्ति अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने से होती है। आर्थिक क्षेत्र में भी कभी जोखिम वाले स्टोरिया तो कभी निश्चित आय वाले
वर्चस्व दिखाई देता है और इस तरह का यह चक्र भी चलता रहता है। तो आर्थिक क्षेत्र में दो तरह का विजन मिलेगा, एक निश्चित आय वाला मिलेगा और एक स्टोरिया मिलेगा, इसको नोट कर लो आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में आपको दो शब्द संबोधित कर रहा है, वैकेयाविली, ये शब्द नोट कर लो, एक लायन और एक फॉक्स, दो शब्द यहां पर मिल रहे हैं, इसको नोट कर लो। और उसके बाद आपका मैंने अभी अभी बताया है पैरेटो के अकॉर्डिंग दो तरीके का अभिजन शासन में देखने को मिलता है, एक शासकीय और एक गैर शासकीय अभिजन, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और दो तरह के समाज पाए जाते हैं, अभिजन और जनसाधारण, ये भी आपको ध्यान रखना है पैरेटो के अकॉर्डिंग। ये तो तथ्य हैं, ये फैक्ट हैं, अगर इनसे अप्लाइड प्रश्न बनते हैं तो इन्हीं के अंदर जो मैंने प्रश्न या जो शब्दों पर बातचीत किया है, इन्हीं के शब्दों के इर्द गिर्द बनाए जाए प्रश्न। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, और ये बेसिक जानकारी वो है जहां इनका जीवनी या जीवन इतिहास के बारे में बातचीत की जाती है। ठीक है, तो जीवन इतिहास से सवाल नहीं आएगा, फिर भी आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर पूछा जाए ये कहाँ के निवासी हैं तो इटली आप नाम लगा के चले आइएगा, इटली। ठीक है, आगे बात करेंगे और भी शब्दों के बारे में, देखते हैं कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इटली में उच्च अभिजात वर्ग थे, और ये बात बताया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा पैरेटो के द्वारा, पैरेटो के द्वारा। उनकी पैठ और निकटता रोम की सामंतवादी परिवारों से है या थी, और ऐसे ही परिवार भी लोग इटली के शासन और शासक तंत्र से जुड़े हुए थे। सामंतवादी जानते हैं, अगर सामंतवादी आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। सामंतवादी बता दीजिए एक बार, सामंतवादी। हेलो, आवाज जा रही मेरी क्लियर? सर बता दीजिए, नहीं पता। सर आ रही है। चलिए ध्यान से सुनिए, सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली है, ये जो आप देख रहे हैं एक ऐसी प्रणाली है, ये सामंतवाद प्रणाली। पहली बात जब कोई पूछे आप कहना है कि ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय शासन उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, स्थानीय शासन उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राजा, सम्राट या केंद्रीय शक्ति को प्राप्त हो। इसी प्रणाली के अंतर्गत राजा अपने अधीनस्थ भूमि को अपने वीर सैनिकों और स्वाभिभक्त सरदारों में बांट देता है, उसको बांट देता है। बेसिकली मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की ये प्रथा थी सीमांतवाद, सामंतवाद। और सामंतों की कई श्रेणी हुआ करती थी। सबसे शीर्ष स्थान किसका था? राजा का था। सबसे शीर्ष स्थान क्या था? राजा का था। तो इसके नीचे विभिन्न कोटि के जो सामंत होते थे, और जो सबसे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे, यह रक्षक और अधीनस्थ लोगों का एक प्रकार से संगठन हुआ करता था, सामंत। राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। सामंतगण राजा के प्रति स्वाभिभक्त कहलाते थे, या आप कह लीजिए कि बरतते थे। यह एक प्रकार से सामंतवाद को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आधुनिक समय में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, ये भी बात आपको अच्छे से पता हो चुकी है। सामंतवाद है ना, ये खत्म हो, अब ये नहीं। ठीक है, अब पैरेटो ने अपने पिता की भांति समाज से मुक्त व्यापार, प्रजातंत्र, गणतंत्र, शांतिवाद के समर्थक थे। आप ये भी कह सकते हैं समाज से मुक्त व्यापार हो गया, प्रजातंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, शांतिवाद हो गया, इसके समर्थक थे ये। सन 1876 में इटली की शासन नीति निर्धारकों में समाजवादियों और वामपंथियों का प्रभुत्व बढ़ा 1876 में, और ऐसे शासकीय नीति निर्धारण में इटली में मुक्त व्यापार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। अच्छा, ये आपको पेपर में भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेसिकली अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ में मैंने पूरी डिटेल रख लिया है। ठीक है,
और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको विल्फ्रेड पैरेटो के बारे में बता दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य था। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रतीकात्मक अंतरक्रियावादी के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में। इंपॉर्टेंट शब्द है और इसके बारे में आप लोग भली भांति तरीके से पता भी होगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आप जानते हैं भली भांति तरीके से। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक सैद्धांतिक धारा है जो समाजशास्त्र में उभरती है, लेकिन मानव विज्ञान और मनोविज्ञान की ओर तेजी से ये बढ़ रहा है। ये शब्द अगर हम बात करें आप लोगों से आज के समय में, तो टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, उसमें भी आप लोगों के ऐसे प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है, ध्यान रखिएगा। जो संवेदी, मुझे अभी याद आया है, आयोग ने वस्तु अस्थायित्व जो पाया जाता है वो पूर्व संवेदी में माना है, जो कि संवेदी में नहीं पाया जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। जीन पियाजे का दूसरी अवस्था है। ये भी प्रश्न आपको गलत दिया गया है यूजीसी नेट में, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम जिक्र करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं याद आएगा मुझे, ठीक है। तो प्रतीकात्मक जो अंतःक्रिया है वो बेसिकली सैद्धांतिक धारा है। समाजशास्त्र में अगर मैं बात करूं तो ये तो इन्वॉल्व है ही है, साथ ही साथ ये मानव विज्ञान और मानव विज्ञान दोनों में ये तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक संगठन दोनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में बातचीत और प्रतीकों का अध्ययन करता है। इसीलिए प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के बारे में जिक्र की जाती है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, एक बहुत ही फेमस उदाहरण है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कुत्ता शब्द किसी ऐसे व्यक्ति में एक अस्पष्ट दिल को छू जाने वाली भावना पैदा कर सकती है जिनका कुत्तों के साथ ज्यादातर दोस्ताना अनुभव करता है। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति जिनसे कुत्तों ने काट लिया है या हमला किया है, जो भय या घृणा महसूस कर सकता है, वही बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। जैसे सिंपल सी बात है, बहुत लोग होंगे, कुछ व्यक्ति होते हैं जो जानवरों से डर या भय लगता है, हालांकि एक प्रकार की ये भी फोबिया ही है। लेकिन यहाँ पे जो है एक उदाहरण के रूप में अगर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को समझा जाता है तो किसी एक वस्तु नहीं, एक जानवर से भय को बताया जाता है या उससे घृणा से बताया जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी वस्तु से आप घृणा करते हैं, वो घृणा नहीं, वो डिसलाइक है, आप उसे पसंद नहीं करते, है ना। लेकिन यहाँ जो किसी पर्टिकुलर एक जानवर के नाम लेकर बताया गया, तो वहां बताया था कि ये प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का एक उदाहरण माना जाता है। इसको आप ध्यान रखिए, है ना। सॉरी, आगे बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीड का कुछ अलग स्टेटमेंट था, हर्बर्ट स्पेंसर का कुछ अलग स्टेटमेंट था। मैं यहाँ पे नोट करता हूं, संचार प्रक्रिया में, संचार प्रक्रिया के द्वारा करिएगा, एक व्यक्ति की भूमिका को स्वयं ग्रहण कर लेता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इस शब्द को प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत बोला। सिंपल सी बात है, मीट ने यह बताया है कि संचार प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भूमिका, जैसे आप किसी चीज को कॉपी कर लें, किसी के आदर्श या जो बनाए हुए नियम है, रूल है, रेगुलेशंस है, आप उनके नियम, रूल, रेगुलेशंस चलते हैं, आप उसके आदर्शों को आप अर्जित कर लेते हैं, तो वही शब्द रिप्रेजेंट करता है अंतःक्रियावाद या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार स्वयं की समाज में अन्य लोगों के साथ जो अंतःक्रिया चलती है, उन्हीं अंतःक्रिया की इस प्रक्रिया में प्रतीकों की सूची का आकार स्वतः वृद्धि कर लेता है। क्या कर लेता है? स्वतः वृद्धि कर लेता है। तो स्वयं वृद्धि करना, अभी हम देखेंगे स्वयं का नियम वगैरह ना, तो ऑटोमेटिक वो चीजें समझ में आ जाएगी। तो वही धारण कर लेता है, उसी को बोला जाता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद।
सामाजिक संरचना, एक सामाजिक संरचना, ये आप कह लीजिए संगठन का अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप देखते हैं तो वहां पे प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की भूमिका होती है। लेकिन जब सामाजिक संरचना और संगठन दोनों को महत्वपूर्ण बताया जाए तो आप समझ जाइएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक संरचना और अध्ययन, सामाजिक संरचना हम्म, और संगठन ओके सर, दोनों को थैंक यू सर। महत्वपूर्ण अगर बताया जाए तो सामाजिक अवधारणा माना जाएगा और ये ऐसे कंडीशन में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया हो जाएगा। मैं बता दूं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत है वो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति कैसे बातचीत करता है। बस बात क्लियर, इसका ध्यान दिया जाता है, बातचीत कैसे करता है। वही सिंबॉलिक इंटरेक्शन कह लीजिए या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है। बात दो विद्वान की आती है, ये भी ध्यान रखिए। जो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया उसका नाम है हर्बर्ट ब्लूमर, ना कि मीड। ध्यान रखेंगे, मीड नहीं है, हर्बर्ट ब्लूमर है। और ये कई बार पेपर में आ भी चुका है, आप लोगों ने देखा भी है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समाज को अस्थायी स्वरूप के रूप में देखने की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्थायित्व में आया है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज गतिशील है, प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज गतिशील है। देखिए, समाज गतिशील है, ये किसके अनुसार बताया जा रहा है? प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। समाज को निर्मित करने वाले सामाजिक क्रियाएं एवं भूमिकाएं बदलती रहती हैं, इसीलिए समाज का अध्ययन संरचनावादी दृष्टिकोण से है, ना कि प्रक्रियावादी दृष्टिकोण से। ठीक है, याद रखिएगा, यथार्थ से ज्यादा नजदीक है, यथार्थ से ज्यादा नजदीक है। ध्यान रखिएगा, समाज का अध्ययन संरचनावादी दृष्टिकोण से है, अब प्रक्रियावादी दृष्टिकोण से करना यथार्थता से ज्यादा नजदीकी माना जाता है। तो पेपर में संरचनावादी दृष्टिकोण तो आता है भाई, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और समाज गतिशील है, ये भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। दोनों बातें सत्य है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, ये बात तो 110% सही है। प्रतीकों के माध्यम से ही तो करता है व्यक्ति अंतःक्रिया एक दूसरे से, और यही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है। प्रतीकों के अभाव में मानवीय अंतःक्रिया संभव नहीं है। प्रतीक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भाषा है। भाषा सामाजिक संपर्क एवं संचार का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है और प्रभावित होता भी है। इसीलिए समाज दिन प्रतिदिन के लोगों के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ब्लूमर ने किया, ये बात मैंने आपको बताया है। लेकिन औपचारिक शुरुआत अगर हम बात करें तो जीएच मीड के बारे में। अभी हम समाजीकरण का सिद्धांत इनका पढ़ते हैं। मीड ने विलियम जेम्स और जॉन डेवी और सीएच कूले के विचारों को समन्वित करके प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के सैद्धांतिक स्वरूप को प्रदान किया। अब देखिए, ये प्रश्न बनेगा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉर्ज मीड का नाम लगा के आइएगा, तब हर्बर्ट ब्लूमर का नाम मत लगा के आइए। और अगर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की अवधारणा पूछे तो हर्बर्ट ब्लूमर का नाम लगा के आइए, तब मीड का नाम मत लगाइए। सिद्धांत में नाम इसी का आता है, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मीड का मैम अगर प्रतीकात्मक क्रिया अंतःक्रिया का सिद्धांत पूछेगा तो मीड का नाम लगाइएगा, अवधारणा पूछेगा तो हर्बर्ट ब्लूमर का नाम लगा के आइएगा। ठीक है, क्लियर हुआ मैम? जी सर। हाँ, अब देखिए, एक यहाँ पे जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जिसको जीएच मीड कहा जाता है, इनकी एक किताब आई सन 1934 में, 1934 में 1934 में किताब आई, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी करके। और इस किताब में समाजीकरण का सिद्धांत बताया गया।
इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया और मीड ने कहा कि आत्म के विकास के लिए मैं और मुझे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है आई एंड मी, ये शब्द महत्वपूर्ण अन्य एवं सामान्यकृत अन्य जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया। मैं और मुझे की अंतःक्रिया के बीच में स्वयं का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण अन्य के तात्पर्य में प्राथमिक समूह जैसे परिवार से है, जबकि सामान्यकृत अन्य का जो तात्पर्य है वो द्वितीयक समूह से है। एक बालक समाजीकरण के दौरान 3 अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे नकल करने की अवस्था है, नाटक करने की अवस्था है, खेल की अवस्था है। ध्यान दीजिएगा, यहां अगर हम बात करते हैं अवस्था के बारे में, समाजीकरण की अवस्था के बारे में जीएच मीड के, तो उनकी 3 अवस्था है, नकल करने की अवस्था है, नाटक की अवस्था है, खेल की अवस्था है। पहले बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। अब यूजीसी नेट या एमपीपीएससी अनुकरण शब्द यूज करेगा, ना कि नकल करना यूज करेगा। नाटक, नाट्यकरण इसको यूज करता है। खेल में मनोरंजन शब्द यूज करता है। ठीक है, तो ये 3 अवस्था है, ये बताया। पहले बच्चे नकल करके सीखते हैं, फिर आपने देखा है कि बच्चे फिर उसके बाद भूमिका में खुद आ जाते हैं। जैसे कोई बच्चा शिक्षक बन जाता है तो अपने खेल खेल में ही वो टीचर बन जाता है, उसको पढ़ाने लगता है। पुलिस बन जाता है, उस पर जो है नियम वगैरह लागू कर देता है। डॉक्टर बन जाता है, आपने देखा होगा अपने घर के बच्चों में ही। फिर उसके बाद बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीखता है। यह प्रक्रियाएं जो 3 है, इस प्रक्रियाओं से जो है बालक का विकास होता है समाजीकरण। अब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, समाजीकरण होता क्या है, समाजीकरण की परिभाषा क्या है? सिंपल सी बात है भाई, बड़ी आसान सी परिभाषा है, पूरे समाज से बना देना प्रक्रिया समाजीकरण को रिप्रेजेंट करती है। परंतु अगर प्रश्न आया है आपके सामने कि समाजीकरण की परिभाषा क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बताएं प्लीज। देखो मैं बताता हूं, सुनो। समाजीकरण बेसिकली किसी समूह की संस्कृति को आप ग्रहण कर लीजिए। मान लीजिए हम लोगों का ग्रुप है, अब हम लोगों के ग्रुप की जो संस्कृति है उसको आप ग्रहण कर लीजिए, और जब आप उन्हीं संस्कृति को आपने ग्रहण कर लिया, आप रिसीवर की प्रक्रिया में, रिसीवर मतलब ग्राहक या ग्राहक की प्रक्रिया में भूमिका निभाने लगते हैं, तो वही समाजीकरण है। या आप ये कह लीजिए कि समाजीकरण सीखने की वो प्रक्रिया है जो सीखने वाले सामाजिक समूहों के निर्वाह के योग्य बना दे, वो समाजीकरण है। तो समाजीकरण की भूमिका अगर हम बात करें, घर है, हमारी आपस के लोग हैं, जाति है, समुदाय है, समाज है, विद्यालय है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, धर्म है, ये सब प्रभावित करने वाली समाजीकरण की प्रक्रियाएं हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा, आई और मुझे एवं स्वयं, एक शब्द आ रहा है, आई, मी एंड सेल्फ। मीड ने कूले की तरह ही मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों को समन्वय किया। कूले के आत्म दर्पण का सिद्धांत है, अपना विचार आधारित उन्होंने किया, और फिर मीड ने मैं और मुझे अवधारणा को प्रतिपादित किया। किससे लिया है मीड ने? आई और मी शब्द कूले से लिया है। कूले के कौन से सिद्धांत से लिया है? आत्म दर्पण के सिद्धांत से लिया है। तो मीड ने समाजीकरण के सिद्धांत में कहा कि मैं, मुझे और स्वयं की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। मुझे का जो तात्पर्य बताया उन्होंने, कहा कि समाज से है, और आई का जो तात्पर्य बताया समाज के प्रति उत्तर से है। और जब दूसरे लोग समाज के बारे में क्या सोचते हैं या मुझे है, और दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उस संदर्भ में मैं क्या सोचता हूं, और यह मैं है। अतः आप कह सकते हो कि मैं अपने बारे में जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं वह स्व है, उसी को सेल्फ कहते हैं या स्वयं कहते हैं। मैं जिस निष्कर्ष पर जाता हूं, समाज क्या है वो आपको मुझे रिप्रेजेंट करेगा। मैं क्या सोचता हूं वो आई रिप्रेजेंट होगा। अब जब मैं निष्कर्ष निकालता हूं अपने और समाज के बीच में, तो मैं वहां पहुंचता हूं सेल्फ पे, यानी उसे हम
स्वयं कहते हैं या स्व बोलते हैं। महत्वपूर्ण कुछ अन्य सिग्निफिकेंट्स, कुछ अदर्स दिए गए हैं। जैसे महत्वपूर्ण अन्य तात्पर्य में व्यक्ति का प्राथमिक समाजीकरण जैसे परिवार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राथमिक समाजीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन में आता है परिवार, लगाइएगा। परिवार समाज की एक इकाई मानी जाती है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में आता है, सोशियोलॉजी में खास कर आता है ये सवाल। ठीक है, समाज की छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अन्य के साथ एक बालक दो स्तर से गुजरता है, एक नकल की अवस्था, एक नाटक की अवस्था। अच्छा, नकल का मतलब अनुकरण करता है भाई। अब बच्चा क्या करता है? अपने भाई बहन माता पिता से ही अनुकरण करता है, सीखता है, जागरूक होता है, तो जाहिर सी बात है ये इमिटेशन की बन जाएगी, अनुकरण की नकल बन जाएगी। एक होता है नाटक की अवस्था, जिसको प्ले स्टेज बोलते हैं। अब प्ले स्टेज की जो आय होती है वो 2 वर्ष से शुरू होती है, और यहाँ शिशु मुझे अर्थात सामूहिक पक्ष में परिचित होता है, और इस अवस्था में बालक स्वयं को व्यक्ति के रूप में ना देखकर वस्तु के रूप में देखने लगता है। तो नकल की अवस्था पुनः दोहराने में सक्षम हो जाता है, जैसे डॉक्टर बनने का नाटक करने लगता है, शिक्षक बनने का नाटक करने लगता है बच्चा, तो उसको नाटक की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं सामाजिकरण के सिद्धांत में, और ये बातें मीड की, ध्यान रखिएगा, ये बातें किसकी है? मीड की। ठीक है, क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए, बोलिए। यस सर। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना? इतनी ही चीजें रखिए, बाकी हम लोग बातचीत करेंगे अभी इसके बाद आधे घंटे बाद, है ना? सर